हजारों साल पुरानी राख के नीचे से जिंदा होकर निकला है भारत का वो सच जिसने पश्चिमी इतिहासकारों के मुंह पर जड़ा है ताला। समंदर की गहराइयों में मिली श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी के सबूतों ने नासा से लेकर पूरी दुनिया को कर दिया निशब्द। रामायण और महाभारत को सिर्फ कहानी बताने वालों के होश उड़े जब जमीन का सीना चीर कर बाहर आए 5000 साल पुराने जिंदा शहर। सदियों से एक झूठ हमारे दिमाग में भरा गया। किताबों के पन्नों में बड़ी चालाकी से लिख दिया गया कि भारत का इतिहास सिर्फ तब शुरू हुआ जब बाहर के लुटेरे यहां आए। हमें बताया गया कि जिन महानायकों की हम पूजा करते हैं, जिन युद्धों की हम गाथाएं गाते हैं, वो सब सिर्फ कवियों की कोरी कल्पना थी। लेकिन आज वक्त का पहिया घूमा है। आज 2025 के इस दौर में जब विज्ञान, सैटेलाइट इमेजरी और कार्बन डेटिंग ने जमीन के नीचे दबे रहस्यों को खोदकर बाहर निकाला, तो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में सन्नाटा पसर गया। यह किस्सा किसी जादू टोने का नहीं है। यह सबूत है उस महान सभ्यता का जो आज भी हमारे पैरों के नीचे सांस ले रही है। जिस मिट्टी पर हम और आप आज चल रहे हैं, शायद उसी मिट्टी के कुछ फीट नीचे एक ऐसा राज दफन है जिसका सीधा कनेक्शन उस दौर से है जब देवता धरती पर चला करते थे। आज हम उस धूल को झाड़ने जा रहे हैं जिसके नीचे भारत का असली चेहरा छिपा हुआ है। वो शहर जिन्हें हम गायब मान चुके थे, वो आज भी भारत के नक्शे पर सीना तान कर खड़े हैं। बस उनके नाम बदल गए हैं, लेकिन उनकी रूह वही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी से लेकर श्रीलंका के तैरते पत्थरों तक हर एक नक्शे ने गवाही दी है कि वो महागाथाएं कल्पना नहीं, हमारा गौरवशाली इतिहास थी। हस्तिनापुर के टीलों और दिल्ली के पुराने किले की दीवारों में आज भी गूंज रही है पांडवों और कौरवों के उस महायुद्ध की अनसुनी चीखें। आखिर कहां गायब हो गई वो सोने की लंका जिसके वैभव के किस्से सुनकर दुनिया जलती थी? क्या दिल्ली की चकाचौंध के नीचे आज भी पांडवों का वो जादुई शहर इंद्रप्रस्थ सिसक रहा है? क्या कर्ण का अंग देश और शकुनी का गांधार आज भी दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, या वक्त की आंधी में सब कुछ मिट गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में हस्तिनापुर के महलों के अवशेष आज भी मौजूद हैं, या फिर गंगा की लहरों ने उन्हें हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो चिंगारियां हैं जो आज आपके अंदर गर्व की आग भड़का देंगी। आज हम एक एक करके इन शहरों से पर्दा उठाएंगे। हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां भूगोल और इतिहास आपस में टकराते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो आपको त्रेता और द्वापर युग में खींच ले जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने ही देश को एक नई नजर से देखने के लिए? क्योंकि आज जो सच सामने आएगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के दिल में दबी धड़कन। सबसे पहले रुख करते हैं देश के दिल का, जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं। वो दिल्ली जो सत्ता का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शहर की नींव में पांडवों के पसीने और भगवान कृष्ण की नीति घड़ी हुई है? महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र आता है, जिसे खांडव प्रस्थ के भयानक जंगल को जलाकर बसाया गया था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी दिल्ली का पुराना किला वाला इलाका है। यह बात हम हवा में नहीं कह रहे। जब पुरातत्व विभाग यानी ASI ने यहाँ फावड़े चलाए, तो जमीन के नीचे से जो निकला उसने सबकी बोलती बंद कर दी। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तन, ऐसी दीवारें और ऐसे अवशेष मिले हैं जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के हैं। आसान भाषा में समझें तो ये वही कालखंड है जो महाभारत का समय माना जाता है। पुराने किले की दीवारों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पत्थर चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कभी युधिष्ठिर का राज सिंहासन हुआ करता था। ये वो जगह है जहाँ मैदानव ने ऐसा महल बनाया था कि पानी फर्श जैसा और फर्श पानी जैसा लगता था। उसी भ्रम में दुर्योधन गिरा था और महाभारत के बीज बोए गए थे। आज भी हुमायूं के किले के नीचे पांडवों का वो शहर सांस ले रहा है। बस जरूरत है तो उसे महसूस करने वाली नजर की। हस्तिनापुर, कुरुवंश का केंद्र। इंद्रप्रस्थ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं उस जगह की ओर जिसके लिए महाभारत का पूरा महायुद्ध लड़ा गया। हस्तिनापुर, वो सिंहासन जिसके पाए खून से सने थे। आज के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक छोटा सा कस्बा है हस्तिनापुर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हस्तिनापुर तो बस एक कहानी थी, लेकिन मेरठ की वो लाल मिट्टी आज भी कुरुवंश के इतिहास को अपने सीने में दबाए बैठी है। यहाँ के टीलों की जब जांच की गई तो पता चला कि गंगा नदी ने सदियों पहले अपना रास्ता बदला था।
बिल्कुल वैसे ही जैसे महाभारत और पुराणों में लिखा है कि हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया था। यहाँ मिले रथों के पहियों के निशान, मिट्टी के बर्तन और लोहे के हथियार इस बात का सबूत है कि यहाँ एक बहुत विकसित सभ्यता थी। विदुर का टीला आज भी वहां मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग उसी नाम से पुकारते हैं। सोचिए, जिस जगह आज खेती हो रही है या छोटे छोटे मकान बने हैं, हो सकता है ठीक उसी जगह कभी भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा ली हो या धृतराष्ट्र ने अपनी बेबसी जाहिर की हो। हस्तिनापुर आज खामोश जरूर है, लेकिन उसकी मिट्टी का जर्रा जर्रा उस महागाथा का गवाह है जिसने भारतवर्ष का नक्शा बदल दिया था। द्वारका समंदर में डूबा हुआ सच। अब चलते हैं पश्चिम की ओर, गुजरात के तट पर, जहां अरब सागर की लहरें एक बहुत बड़े राज की रखवाली कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका। वर्षों तक वामपंथी इतिहासकारों ने इसे सिर्फ एक माइथोलॉजी कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सोने की नगरी सिर्फ कवियों की अतिशयोक्ति है। लेकिन जब भारत के महान पुरातत्वविद एसआर राव ने समंदर के अंदर छलांग लगाई, तो जो उन्होंने देखा उसने विज्ञान को भी नतमस्तक कर दिया। पानी के नीचे विशाल दीवारें, बड़े बड़े पत्थर के लंगर और एक पूरे शहर का ढांचा मिला। यह ठीक वैसा ही था जैसा महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि कृष्ण के जाने के बाद समंदर ने द्वारका को निगल लिया था। गोमती नदी जहां समंदर से मिलती है, वहां आज का द्वारका शहर बसा है, लेकिन असली द्वारका, वो मूल द्वारका, आज भी पानी की गहराइयों में सो रही है। ये खोज भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने साबित कर दिया कि हमारे ग्रंथ कोई उपन्यास नहीं, बल्कि इतिहास की डायरी है। आज दुनिया भर से वैज्ञानिक वहां आते हैं और हैरान होकर देखते हैं कि कैसे हजारों साल पहले भारत के पास ऐसी इंजीनियरिंग थी जो समंदर के बीचों बीच शहर बसा सकती थी। अयोध्या, रामलल्ला का शाश्वत धाम। अब रुक करते हैं उस नाम का जो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में गूंजा है। अयोध्या, रामायण का वो पवित्र केंद्र जहां भगवान राम ने जन्म लिया। सरयू नदी के किनारे बसा यह शहर आज उत्तर प्रदेश की शान है, लेकिन इसका इतिहास इतना गहरा है कि पाताल तक जाता है। प्राचीन काल में इसे साकेत कहा जाता था। खुदाई में यहाँ विक्रमादित्य के काल से लेकर गुप्त काल और उससे भी पहले के अवशेष मिले हैं। अयोध्या ने इतिहास के न जाने कितने थपेड़े सहे, कितने ही आक्रांताओं ने इसे मिटाने की कोशिश की, इसके गौरव को धूल में मिलाने की साजिशें रची, लेकिन राम का यह नगर फिनिक्स पक्षी की तरह हर बार राख से उठ खड़ा हुआ। रामायण में वर्णित चौड़ी सड़कें, सरयू के घाट और महलों का विवरण आज की भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल मेल खाता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने भी दिखाया है कि सरयू का प्रवाह मार्ग सदियों से कैसा रहा है। यह शहर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का स्पंदन है, जो त्रेता युग से लेकर कल युग तक अनवरत धड़क रहा है। जनकपुर, मिथिला की सांस्कृतिक विरासत। राम की बात हो और सीता मैया का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता है। रामायण का दूसरा सबसे अहम सिरा जुड़ता है जनकपुर से, माता सीता की जन्मभूमि। आज यह जगह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह भारत का ही एक अभिन्न अंग है। प्राचीन विदेह राज्य की राजधानी। आज भी वहां के लोग खुद को मिथिलावासी कहते हैं। बिहार के दरभंगा और मधुबनी से लेकर नेपाल के तराई वाले इलाके तक यह पूरा क्षेत्र उसी संस्कृति में रंगा हुआ है। जब आप जनकपुर जाते हैं तो वहां के जानकी मंदिर और वहां की हवाओं में आपको एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। वहां आज भी विवाह पंचमी वैसे ही मनाई जाती है जैसे भगवान राम और सीता का विवाह कल ही हुआ हो। ये इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक सीमाएं बदल सकती हैं, देशों के नक्शे बदल सकते हैं, लेकिन आस्था और इतिहास की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें कोई भी लकीर काट नहीं सकती। जनकपुर आज भी खड़ा है, ये बताने के लिए कि रामायण का विस्तार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे उपमहाद्वीप की साझा विरासत थी। किष्किंधा, वानर राज का पथरीला साम्राज्य। अब आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत के उस हिस्से में जहां का भूगोल देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कर्नाटक का हम्पी, यही है रामायण का किष्किंधा। तुंगभद्रा नदी, जिसे रामायण में पंपा सरोवर कहा गया है, उसके किनारे फैले विशालकाय पत्थरों के ढेर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन पत्थरों को जानबूझकर सजाया हो। यहाँ की गुफाएं, यहाँ के पहाड़, सब कुछ वैसा ही है जैसा वाल्मीकि रामायण में वानर राज, सुग्रीव और बाली के साम्राज्य का वर्णन है। यहाँ एक गुफा है जिसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। अंजनाद्री पर्वत, जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है,
वो भी यहीं सीना ताने खड़ा है। हम्पी के पत्थरों पर हाथ रखते ही आपको महसूस होगा कि शायद यहीं बैठकर श्री राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज की योजना बनाई होगी। इतिहासकारों के लिए हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हो सकती है, लेकिन एक श्रद्धालु और सत्य के खोजी के लिए यह आज भी किष्किंधा है। यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ की लोक कथाएं और यहाँ का चप्पा चप्पा रामायण के उस अध्याय का गवाह है जहाँ से वानर सेना लंका विजय के लिए निकली थी। दंडकारण्य, वनवास का वो बीहड़ रास्ता। रामायण में एक लंबा समय श्री राम ने वनवास में बिताया था और वह वन था दंडकारण्य। आज के नक्शे पर अगर आप उंगली रखें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो आदिवासी और जंगली इलाका है वही प्राचीन दंडकारण्य है। यह वो जगह है जहां राम ने राक्षसों का संहार किया और ऋषियों को अभयदान दिया। आज भी बस्तर और जगदलपुर के जंगलों में आपको ऐसी गुफाएं और आश्रम मिल जाएंगे जिनका संबंध सीधे तौर पर रामायण से जोड़ा जाता है। यहाँ के आदिवासी समाज में राम की कथाएं उनके गीतों में, उनके नृत्यों में जिंदा हैं। ये इलाका आज भी रहस्यमयी है, घना है और डरावना भी, ठीक वैसा ही जैसा रामायण में वर्णित था। यह भूगोल की वो सच्चाई है जो बताती है कि राम ने उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा हवाई जहाज में नहीं बल्कि अपने पैरों से नापकर की थी और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। पंचवटी, नासिक का वो टर्निंग पॉइंट। दंडकारण्य से आगे बढ़ते हुए राम पहुंचे थे पंचवटी, आज का नासिक, महाराष्ट्र का वो शहर जो गोदावरी के किनारे बसा है। नासिक नाम ही नासिका यानी नाक से बना है। यही वो जगह है जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और रामायण का सबसे बड़ा मोड़ आया था। आज भी नासिक में पंचवटी नाम की जगह है जहां 5 बरगद के पेड़ हैं। वहां सीता गुफा है जहां माना जाता है कि माता सीता ने वनवास के दिन बिताए थे। पास ही में तपोवन है जहां लक्ष्मण ने साधना की थी। गोदावरी का वह तट आज भी उस ऐतिहासिक घटना की गवाही देता है। यहां आकर आपको महसूस होगा कि कैसे एक घटना ने पूरे इतिहास का रुख मोड़ दिया था। यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि स्थानों का यह सटीक मेल इस बात का सबूत है कि वाल्मीकि जी ने कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने आंखों देखी या सुनी हुई सच्ची घटनाओं को भूगोल के साथ दर्ज किया था। लंका और राम सेतु, इंजीनियरिंग का चमत्कार और अंत में वो जगह जहां अंतिम युद्ध हुआ, लंका, आज का श्रीलंका। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता अपने आप में एक ऐसा सबूत है जिसने नासा के वैज्ञानिकों के भी पसीने छुड़ा दिए थे। राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समंदर के नीचे पत्थरों की एक श्रृंखला है जिसे एडम्स ब्रिज कहकर दुनिया भरमाती रही। वो असल में नल और नील की इंजीनियरिंग का कमाल राम सेतु है। सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिखता है कि उथले पानी में एक पुल जैसी संरचना है। यह प्राकृतिक नहीं हो सकती क्योंकि दोनों तरफ गहरा समंदर है और बीच में यह उभरा हुआ रास्ता। यहाँ के पत्थर पानी पर तैरते हैं। यह विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली है। अशोक वाटिका जहां सीता जी को रखा गया था, वो आज भी श्रीलंका में हग्गाला बॉटनिकल गार्डन के रूप में मौजूद है। वहां की मिट्टी का रंग आज भी काला है, जिसे लोग हनुमान जी द्वारा लंका दहन से जोड़ते हैं। यह सब महज संयोग नहीं हो सकता। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हवा में बिखर गए थे, लेकिन अब हम उन्हें समेट रहे हैं। वारणावत, लाक्षागृह की साजिश। महाभारत की ओर वापस लौटते हैं, एक ऐसे शहर की तरफ जहां पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी। वारणावत, दुर्योधन ने लाख का महल बनवाया था। आज यह जगह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा नाम से जानी जाती है। हाल ही में, और यह बहुत बड़ी खबर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ खुदाई की और उन्हें जमीन के नीचे सुरंगें मिली हैं। जी हाँ, सुरंगें। महाभारत में साफ लिखा है कि पांडव सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से बचकर निकले थे। बरनावा के टीले के नीचे मिली ये सुरंगें और जली हुई मिट्टी की परतें इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि लाक्षागृह की घटना 100% सच थी। यह खोज इतनी नई और ताजी है कि इसने उन सभी लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो महाभारत को सिर्फ कवियों की कल्पना बताते थे। सोचिए, 5000 साल बाद जमीन के नीचे से सुरंग का निकलना, क्या यह रोंगटे खड़े करने वाला नहीं है? अंग देश, दानवीर कर्ण की धरती। महाभारत का एक और प्रमुख पात्र सूर्यपुत्र कर्ण। उन्हें दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया था। क्या आप जानते हैं यह अंग देश आज कहाँ है? यह आज का बिहार है। बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले का इलाका ही प्राचीन अंग देश था। भागलपुर को आज भी कर्णगढ़ के नाम से जाना जाने वाला एक हिस्सा है। यहाँ के लोग आज भी कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं। चंपा नदी,
जो उस समय अंग देश की राजधानी चंपापुरी के पास बहती थी, आज भी वहां मौजूद है। पुरातत्व विभाग को यहाँ भी ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो उस कालखंड की इशारा करते हैं। ये वही धरती है जहां कर्ण ने अपनी कवच कुंडल दान किए थे। बिहार की मिट्टी में आज भी वो त्याग और वीरता की खुशबू महसूस की जा सकती है। जब हम इन जगहों को नक्शे पर देखते हैं तो महाभारत का नक्शा अपने आप हमारे सामने खिंच जाता है। गांधार, मामा शकुनी का वतन। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से महाभारत के युद्ध की असली बिसात बिछाई गई। गांधार, मामा शकुनी और गांधारी का मायका। आज यह जगह भारत में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में है। कंधार शहर ही प्राचीन गांधार है और तक्षशिला, जो उस समय ज्ञान का केंद्र था, वो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। महाभारत के समय यह पूरा इलाका भारतवर्ष का हिस्सा था। सोचिए, जिस अफगानिस्तान में आज बारूद की गंध है, कभी वहां वेद मंत्र गूंजते थे। शकुनी के पास से इसी धरती से आए थे जिन्होंने हस्तिनापुर में तबाही मचाई थी। इतिहास का यह कैसा क्रूर मजाक है कि जो क्षेत्र कभी संस्कृति का केंद्र था, आज वो कट्टरपंथ की आग में जल रहा है। लेकिन सच यही है कि गांधार की भौगोलिक स्थिति महाभारत के विवरण से हूबहू मेल खाती है। मगध, जरासंध का अखाड़ा। बिहार का ही एक और शक्तिशाली साम्राज्य था मगध, जहां का राजा जरासंध था, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में फाड़कर फेंक दिया था। आज का दक्षिण बिहार यानी पटना, गया और राजगीर का इलाका ही मगध था। राजगीर में आज भी जरासंध का अखाड़ा नाम की एक जगह है। वहां की मिट्टी आज भी लाल है और स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पहलवानों की मिट्टी है। राजगीर की साइक्लोपियन वॉल्स, विशाल पत्थर की दीवारें, दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर की दीवारों में से एक है। यह निर्माण कला बताती है कि उस समय के लोग कितने शक्तिशाली और उन्नत थे। मगध का इतिहास महाभारत से शुरू होकर मौर्य और गुप्त काल तक जाता है, जो बताता है कि यह क्षेत्र हमेशा से शक्ति का केंद्र रहा है। विराटनगर, पांडवों का अज्ञातवास। पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास मत्स्य देश में बिताया था, जहां के राजा विराट थे। यह मत्स्य देश आज कहां है? यह है वीरों की धरती राजस्थान में। जयपुर जिले का बैराट यानी विराटनगर ही वो प्राचीन शहर है। यहाँ की पहाड़ियों में भीम की डूंगरी और पांडव गुफाएं मौजूद हैं। यहाँ से अशोक के शिलालेख भी मिले हैं, लेकिन उससे भी पुराना महाभारत कालीन इतिहास यहाँ पत्थरों पर लिखा है। कहा जाता है कि यहीं पर कीचक का वध हुआ था। राजस्थान के रेगिस्तान और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह शहर। जब आप जयपुर से अलवर की तरफ जाते हैं तो विराटनगर के खंडहर आपको उस दौर की याद दिलाते हैं जब 5 महाबली पांडव यहाँ भेष बदल कर रहे थे। कामरूप और प्रागज्योतिषपुर, पूर्वोत्तर का गौरव। महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने वाला एक योद्धा था भगदत्त, जिसके पास विशाल हाथी थे। वह प्रागज्योतिषपुर का राजा था। यह प्रागज्योतिषपुर आज का हमारा खूबसूरत गुवाहाटी, असम है। कामाख्या मंदिर के पास का यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही तंत्र और शक्ति का केंद्र रहा है। महाभारत में पूर्वोत्तर भारत का यह जिक्र बताता है कि भारतवर्ष की सीमाएं कितनी विशाल थीं और कैसे पूरा देश एक युद्ध में शामिल हुआ था। असम के जंगलों और पहाड़ों में आज भी नरकासुर और भगदत्त की कहानियां लोक कथाओं के रूप में जिंदा हैं। यह साबित करता है कि पूर्वोत्तर भारत हमेशा से मुख्य धारा का हिस्सा रहा है, जिसे बाद में इतिहासकारों ने अलग थलग दिखाने की कोशिश की। छेदी और विदर्भ, मध्य भारत की ताकत। श्री कृष्ण के चचेरे भाई और दुश्मन शिशुपाल का राज्य छेदी आज का बुंदेलखंड यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है। यहाँ की बेतवा नदी प्राचीन वेत्रवती के किनारे यह राज्य बसा था। वहीं श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी का मायका विदर्भ आज का महाराष्ट्र का नागपुर और अमरावती वाला इलाका है। इन जगहों के नाम आज भी कमोबेश वही हैं या थोड़े बदल गए हैं, लेकिन भूगोल वही है। बुंदेलखंड के किले और विदर्भ की काली मिट्टी में उस दौर की कहानियां दबी पड़ी हैं। जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो पूरा भारत एक धागे में बंधा हुआ नजर आता है। शोणितपुर, बाणासुर की नगरी। असम के तेजपुर को प्राचीन काल में शोणितपुर कहा जाता था। यहाँ बाणासुर का राज था, जिसकी बेटी ऊषा का विवाह श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ था। यहाँ आज भी अग्निगढ़ नाम का एक टीला है, जहाँ माना जाता है कि अनिरुद्ध को कैद करके रखा गया था। तेजपुर का मतलब ही है खून का शहर, जो उस भयानक युद्ध की याद दिलाता है जो यहाँ श्री कृष्ण और बाणासुर और भगवान शिव के बीच हुआ था। पूर्वोत्तर के सुदूर कोने में बसे इस शहर में द्वारकाधीश के वंशज का ब्याह होना
यह बताता है कि उस समय पूरे भारत में सांस्कृतिक आदान प्रदान कितना गहरा था। कुरुक्षेत्र, जहां लहू से लिखा गया इतिहास, और अंत में वो जगह जहां सब कुछ खत्म हुआ और सब कुछ नया शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र, हरियाणा का यह जिला आज भी उसी नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी का रंग आज भी हल्का लाल है, जिसे लोग उस महायुद्ध के खून से जोड़ते हैं। यहाँ के ब्रह्म सरोवर और सन्निहित सरोवर का जिक्र महाभारत में विस्तार से मिलता है। यहाँ 48 कोस की परिक्रमा में सैकड़ों ऐसे तीर्थ हैं जो महाभारत के योद्धाओं से जुड़े हैं। यहाँ ज्योतिषर वह जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वहाँ खड़ा बरगद का पेड़ उस दिव्य संवाद का एकमात्र जीवित साक्षी माना जाता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं है, यह धर्म और अधर्म के संघर्ष का शाश्वत प्रतीक है। आज भी जब वहां खुदाई होती है तो कई बार ऐसे तीर और हथियार मिलते हैं जो उस भीषण नरसंहार की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, यह थी उन शहरों की कहानी जिन्हें हम भूल बैठे थे। हस्तिनापुर से लेकर लंका तक और गांधार से लेकर कामरूप तक, ये पूरा भूभाग एक ही संस्कृति, एक ही इतिहास और एक ही विरासत से जुड़ा हुआ है। ये शहर सिर्फ ईंट पत्थर के ढेर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के पद चिन्ह हैं। पश्चिमी इतिहासकारों ने पूरी कोशिश की कि हम इसे भूल जाएं, हम इसे सिर्फ माइथोलॉजी मानकर किताब बंद कर दें। लेकिन सत्य सूर्य की तरह होता है, उसे बादलों में ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। आज विज्ञान खुद हमारे धर्म ग्रंथों के सामने नतमस्तक हो रहा है। ये 2025 का भारत है जो अपनी जड़ों को पहचान रहा है और गर्व से दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि हमारा इतिहास 200 से 400 साल पुराना नहीं बल्कि सनातन है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि राज सिर्फ इतने ही हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तो हमने सिर्फ सतह को खुरचा है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की एक गुफा में आज भी महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा तपस्या कर रहा है जो अमर है? क्या आप जानते हैं कि द्वारका के पास समंदर के नीचे एक ऐसा दरवाजा मिला है जो किसी दूसरी दुनिया की तरफ इशारा करता है? और क्या कलयुग के अंत का संकेत देने वाले कुछ प्राचीन शहर अब दोबारा जाग रहे हैं? इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारे अगले वीडियो में। भारत के वो राज जो नासा और इसरो की फाइलों में टॉप सीक्रेट हैं, हम उन्हें आपके सामने लाएंगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हमारे इतिहास को दोबारा लिखे जाने की जरूरत है? इन प्राचीन शहरों में से आप किस जगह जाना चाहेंगे, या आप इनमें से किसी जगह के आसपास रहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अपने विचार खुलकर लिखिए और भारत के इस गौरवशाली सच को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, इतिहास उसे मिटा देता है। हम मिटने वालों में से नहीं हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।